नाटक रेडियो में आज आप सुनेंगे अंशु जौहरी के स्वर में उनकी कहानी अलमारी, जिसे हमने लिया है उनके कहानी संग्रह अदृश्य किनारा से। अदृश्य किनारा Amazon किंडल, ऑडिबल तथा एप्पल बुक्स पर उपलब्ध है। पार्श्व संगीत स्पर्श जौहरी। तो आइए सुनते हैं अलमारी। फिर बताओ उस अलमारी का क्या करना है। उसे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और पापा ने फिर वही सवाल उससे किया था जो वे 2 महीने से फोन पर उससे करते आ रहे थे। इस बार तुम लोग आओ तो तय कर लेना कि अलमारी का क्या करना है। उस छोटे घर में इतनी जगह नहीं है कि इतनी बड़ी अलमारी समा सके। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया था और आकर अपने कमरे में बिछे पलंग पर बैठ गई। उसने एक दृष्टि नीले डिस्टेम्पर से पुती दीवारों पर डाली, जिन पर बारिश के छिपे पानी के धब्बों के बीच कुछ मकड़ी के जाले लटक रहे थे, पर मकड़ी का नामो निशान न था। वहीं पर लगी ट्यूबलाइट के पास एक छिपकली दीवार से ऐसे चिपकी थी जैसे इस पूरे घर में एकमात्र वह थी जिसका उस पर एक छत्र राज था। ऐसी ही 2 दीवारों से बने एक धूल धूसरित शर्मिंदा कोने को बड़ी संजीदगी से ढके हुए खड़ी थी वह मटमैले से हरे रंग की 7.5 बाय 4 फीट की बड़ी सी अलमारी। उसकी ऊपरी बाएं कोने पर अभी भी गिफ्ट पैक वाला ग्रे रंग का रिबन चिपका है जो कभी सफेद छक्क हुआ करता था। ये अलमारी भी उसकी शादी की तरह 15 बरस पुरानी थी। इस कमरे की हर चीज अब भी वही है जिससे 15 बरस पहले थी। खिड़की पर वही पीले ब्लाइंड जो अब जगह जगह से मुड़ चुके हैं। उनकी घिरनी अब काम नहीं करती और वे ऊबे से उस खिड़की पर पड़े हैं जिसकी चटकनियां बड़ी मुश्किल से बंद होती हैं। मोज़ाइक फर्श का रंग कुम्हलाया हुआ है। दीवारों पर टंगी पेंटिंग में कांच के अंदर की नमी को देखा जा सकता है और उससे पेंटिंग पर लगी फफूंद की अभिमानी मुस्कुराहट एक टीस को जन्म देती है। दूसरी खिड़की के बाहर रखे कूलर का पंखा स्विच ऑन करने पर नहीं चलता, मगर कमरे के बाहर की हवा के इशारों पर जरूर चलता है। और इन सब के बीच खड़ी है वह अलमारी, उस कमरे की स्वामिनी की तरह। मानसी ने अटैची से चाबी निकालकर अलमारी खोली तो उससे निकले धूल के बवंडर से उसे खांसी आ गई। बंद अलमारी में धूल कैसे भर जाती है? सोचते हुए उसने नाक पर कपड़ा बांधा और बंद अलमारी की 1.5 बरस पुरानी धूल झाड़ने लगी। अलमारी के अंदर का सारा सामान या तो पॉलिथीन में पैक था या पुरानी सूती साड़ियों में बंधा हुआ था। शायद आखिरी बार माँ ने ही उसे खोला होगा। उसमें टंगी थी उसकी साड़ियाँ जिन्हें वह पिछली बार छोड़ गई थी। कुछ कपड़े और जैकेट भी छोड़े थे, आउट ऑफ फैशन होने के कारण, कुछ सामान ज्यादा होने के कारण। सब की सब ड्राई क्लीन टंगी थी। केवल साड़ियाँ ही नहीं बल्कि सारे कपड़े। कुछ नई बेडशीट थी, बच्चों के लिए शेरवानी और लहंगे थे, नए स्वेटर, टॉप, स्कर्ट। उनके लिए कुछ खिलौने भी रख छोड़े थे। एक लिफाफे में मनस्वी के, उसके और बच्चों के सारे फोटो थे जो वे लोग ईमेल, फेसबुक आने के पहले चिट्ठियों में बंद करके माँ को भेजा करते थे। और तो और उसकी पुरानी बाटा की हवाई चप्पल भी उसमें रखी थी। मानसी का मन विचलित हो उठा। बड़ी लालसा रही होगी उनके मन में सबसे मिलने की, और फिर जाने कब उन्हें भान हुआ होगा कि मिलना हो नहीं पाएगा शायद। उसकी शादी के बाद से 2 अलमारियों का डेरा था घर में। एक माँ की थी जिसमें से जिसकी जब भी मर्जी हो वह कुछ भी निकाल सकता था, और एक उसकी अलमारी थी जिसकी एक चाबी माँ के पास रहती थी और उस अलमारी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। जब भी मानसी भारत लौटती, उसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रजनीगंधा के गुलदस्ते के पास उसे अपनी चाबी मिल जाया करती थी। रजनीगंधा के गुलदस्ते की भी अपनी एक कहानी थी। शादी के बाद अमेरिका आने के पहले जब वह 4 महीने ससुराल में रही थी, तब मनस्वी अक्सर उसके लिए रजनीगंधा के फूल लाया करता था। इसलिए अमेरिका से जब पहली बार भारत लौटी थी तो अपने कमरे में रजनीगंधा के फूलों को देखकर हर्ष से चौंक गई थी। उसने पलटकर देखा तो कमरे की देहरी पर माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। पर इस बार जब लौटी है तो ड्रेसिंग टेबल पर न रजनीगंधा के फूल थे न चाबी। पानी में जीवन को जन्म देने की बड़ी अजीब सी क्षमता है। जहाँ ठहरा वहीं जीवन का आरंभ, फिर चाहे वह कमल हो या फफूंद। कमरे की दीवारों पर भी वही कुछ था, काला काला, और ड्रेसिंग टेबल पर थी दीमक। और इन सब के बीच उसका सामान ज्यों का त्यों था,
अलमारी के भीतर सुरक्षित। माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब वह नहीं आ पाई थी। उसके भारत के वीजे की अवधि समाप्त हो गई थी और सप्ताहांत होने के कारण वीजा नहीं मिल पाया था। सैन फ्रांसिस्को की भारतीय कॉन्सुलेट में तत्कालिक फोन लाइन तो थी, पर न कोई फोन उठाने वाला था, न फोन पर छोड़े मैसेज का जवाब देने वाला। मनस्वी जरूर पहुंच गए थे, पर माँ तब भी उस कोमा में थी जिससे वह बाहर नहीं आई। शादी के पहले उसे बड़ा डर लगता था माँ से। चेहरे पर कड़ा रुआब, अंतर को भेदती हुई तीक्ष्ण निगाहें और एक हल्की मुस्कुराहट। उसने मनस्वी से कहा था, तुम्हारी माँ से बड़ा डर लगता है। वह हंस पड़ा था। माँ से? वो तो तुम्हें बड़ा पसंद करती हैं। कल पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी कि मनु की दुल्हन एकदम गुड़िया जैसी है। मैं तो डर ही गया। अब अगर शादी के बाद माँ को गुड़िया के साथ खेलने का शौक हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा उनसे डरना ही अच्छा है। वह हंस पड़ी थी। शादी के 4 महीनों बाद वह और मनस्वी अमेरिका चले आए थे। उसके चलने के पहले माँ ने कहा था, इस अलमारी की एक चाबी हमें दे जाना। वह संदेह से भर गई थी। माँ को उसकी अलमारी की चाबी क्यों चाहिए? पर सकुचाहट के कारण कुछ न कहा। एक चाबी निकालकर माँ को सौंप दी थी। उसके बाद वे दोनों 1.5 साल में भारत का चक्कर लगा लेते थे। पर माँ को कुछ हो जाता था। वह जब भी अपने मायके जाने की बात करती, न जाने उन्हें कहां से नए नए रीति रिवाज याद आ जाते जो उसके मायके जाने में विघ्न बनकर आ जाते थे। मानसी मन ही मन क्रुद्ध हो उठती। माँ को तो कुछ कह नहीं पाती, सारा गुस्सा मनस्वी पर निकलता। उस पल उसे माँ का कोई भी लाड़ या तोहफा नहीं भाता। सामने रजनीगंधा के फूल मुस्कुराते दिखाई देते और उसका जी करता रजनीगंधा के श्वेत फूलों को नोच कर फेंकते। पर इस ख्याल के आने के तुरंत बाद उसका मन उन सहमे से फूलों के लिए अगाध वात्सल्य से भर जाता। मानव का मस्तिष्क भी अजीब ढंग से बना है। उसमें बेजान चीजों के लिए संवेदना जगा लेने की क्षमता है। वह कागज पर खिंची रेखाओं में गहराई ढूंढ लेता है। वायलिन की मार्मिक धुन उसे रुला देती है और वही मस्तिष्क किसी इंसान को समझने के लिए स्वयं को पत्थर में भी तब्दील कर लेता है। और कुछ इस तरह कि हर आवाज उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचती। भारत की हर यात्रा में कम से कम एक बार तो उसके मायके जाने को लेकर मनमुटाव होता ही था। मनस्वी उसके मायके में कभी एक दिन से ज्यादा नहीं रुक पाते थे। वे कहते, माँ को बुरा लगेगा। वह कुड़ के रह जाती। कहना चाहती थी, कब तक बच्चे बने रहोगे, पर कह नहीं पाती थी। उन दोनों के बीच पूरे समय एक तनाव बना रहता। बच्चे हुए तो माँ और हटीली हो गई। वह कहती, बच्चे यहीं रहेंगे, तुम अपनी माँ के पास हो आओ। तंग आकर एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया, बच्चे अपनी नानी के भी उतने हैं जितने आपके। मेरे माँ बाप ने मुझे भी पढ़ा लिखा कर उतना योग्य बनाया है जितने आपने मनस्वी को। फिर मेरे माँ बाप को मुझे बुलाने के लिए आपकी मिन्नतें क्यों करनी पड़ती हैं? मैं भी उन्हें 2-2 साल नहीं देखती हूँ और उनसे मिलने को मेरा जी उतना ही अकुलाता है जितना आपका। इसलिए अब सब बराबरी से होगा। 4 हफ्तों की छुट्टी में मैं उतने ही दिन यहाँ रहूंगी जितने दिन मनस्वी मेरे मायके में रहेंगे। कहकर वह रोते हुए इसी कक्ष में लौटी थी, गुस्से से कि इस नाजुक विषय से जूझने के लिए मनस्वी ने हमेशा उसे अकेला छोड़ा था, ये कहकर कि उसे अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने जवाब खुद देने होंगे। वह उसे कभी अपने लिए खड़ा होने से नहीं रोकेगा, पर उसका कहना था, अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी पड़ती हैं। भारत आने के पूर्व इस मनमुटाव की कल्पना उसमें ऐसी घबराहट भर देती थी कि उसका मन करता कि कहीं भी न जाए। इस क्षण उसका गुस्सा इतना प्रबल था कि उसने मनस्वी के साथ रहने की इच्छा को भी मार दिया था। उस दिन माँ को पता चला था कि मनु की दुल्हन के मुंह में जबान भी है। उसे गुस्सा भी आता है और वह उनसे नाखुश भी थी। वे भी रो पड़ी थी। सबको लगा कि बहू के जवाब देने का आघात लगा है, पर कोई नहीं जानता था कि उनका रोना मानसी के नाखुश होने से उपजा था। उसकी इस बात से उपजा था कि 4 हफ्तों की छुट्टी में मैं उतने ही दिन यहाँ रहूंगी जितने दिन मनस्वी मेरे मायके में रहेंगे। उन्हें कुरेद गई थी ये बात कि मानसी उनके पास सहज भाव से नहीं रहना चाहती, नहीं तो वो ये नहीं कहती। उन्हें याद आ गया जब वे खुद पहली दफा ससुराल आई थी। एक वे अकेली थी और सब के सब अजनबी, वह भी जिससे शादी हुई थी।
सबके संग बैठना मजबूरी थी, नहीं तो उनके हाथ में होता तो वे कब की सो गई होती कमरा बंद करके। शादी के बाद वे जान पाई थी कि ससुराल में केवल लोग ही अजनबी नहीं होते, नमक की डिब्बी, मसालदान, बर्तन, रसोई, पूरा घर अजनबी लगता है। तब मायके से साथ आई चीजें ही उस भयावह अकेलेपन में आपकी साथी होती हैं और हर जीवित और निर्जीव वस्तुओं को अपनाने की कोशिश करनी पड़ती है, सबसे मित्रता करनी पड़ती है। इसलिए मनस्वी की मंगनी के बाद वे जब तब मानसी को घर बुला लिया करती थी ताकि उसका पूरे घर से परिचय हो जाए और उनसे अगाध प्रेम, ताकि शादी होने के बाद जब वह इस घर में आए तो उसे कुछ भी अजनबी न लगे जैसा उन्हें लगा था। पर वे आज जान पाई थी कि उनका हर प्रयास असफल रहा था। मानसी कभी उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकेगी, ऐसा सोचना ही उनकी भूल थी। वहाँ मानसी ने अपना और बच्चों का सामान पैक कर लिया था और वह बाहर ऑटो बुलाने चली गई थी। तब माँ ने मनस्वी को अड़काया था। वो अकेले थोड़े ही जाएगी 2 छोटे बच्चों के साथ। जाओ तुम भी अपना सामान पैक करो और उसे छोड़ कर आओ, और कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे लौट कर आने की, जब तुम्हारा जी करे तब लौटना। कहते कहते उनका स्वर भारी होकर टूट गया था। मानसी लौटी तो मनस्वी ने कहा कि वह भी उसके साथ चल रहा है। माँ ने कहा है, उसने स्पष्ट किया था। रास्ते पर उन दोनों ने कोई बात नहीं की। एक दिन बाद उसने मनस्वी से पूछा था, तुम्हें जाना नहीं है? नहीं। क्यों? मानसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इन कुछ दिनों के लिए जब हम यहाँ आते हैं तो मैं माँ और तुम्हें दोनों को उदास नहीं करना चाहता। उसके स्वर की तरलता से मानसी पिघल गई थी। माँ से बात हुई? हाँ। कैसी है वो? ठीक है। मेरे बारे में नहीं पूछा? पूछा कि तुम्हारा गुस्सा उतरा कि नहीं। मैं बात करूं? तुम्हारा मन है। उसे मनस्वी पर सबसे ज्यादा चिढ़ तब छूटती है जब वह हर काम उसके मन पर छोड़ देता है। उसने माँ को फोन लगाया तो उन्होंने कमजोर सी आवाज में पूछा, कैसी हो बेटा? उन्होंने जब पूरे वार्तालाप में उससे नहीं पूछा कि वो कब लौटेगी तो उसने खुद कहा, आपने पूछा नहीं कि मैं कब आऊंगी? तुम्हारा घर है, जब मन करे चली आना। तुम जब भी आओगी अच्छा लगेगा। तुम रहती हो तो कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती हो, बच्चों से चहल पहल बनी रहती है। मेरे बस में हो तो मैं तो तुम लोगों को अमेरिका भी न जाने दूं। कहकर वे हंस पड़ी थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनका रोना मानसी को नकली लग सकता है, एक इमोशनल ब्लैकमेल। आज जब मानसी घर लौटी है तो माँ नहीं है। ड्रेसिंग टेबल पर मुरझाए हुए रजनीगंधा के फूल नहीं है। पिताजी से दी गई चाबी से उसने अलमारी खोली तो अंदर 2 जोड़ी सोने के टॉप्स थे, साथ में एक चिट्ठी। किसी को कहना नहीं इनके बारे में। माँ। आज माँ नहीं है। कोई नहीं है जो उसे मायके जाने से रोके। कोई नहीं है जो कहे, किसी को कहना नहीं कि मैंने हाँ कह दी है बच्चों के लिए नॉनवेज या अंडे बनाने के लिए। मैंने अलग बर्तन निकलवा दिए हैं। आज वह बिना रोक टोक के किसी भी बर्तन में नॉनवेज या अंडे बना सकती है। तभी मानसी की दृष्टि अलमारी के उस कोने में गई जहाँ एक लाल डिब्बा रखा था। उसे खोला तो उसमें रखे थे उनके 2 हार और एक सोने की चेन। हार बच्चों के लिए हैं, उनकी शादी में दादी की तरफ से तोहफा, और चेन तुम्हारे लिए है। कुछ खिलौने और कपड़े भी रख छोड़े हैं। माँ। माँ शब्द के आसपास कुछ पानी की बूंदों के निशान थे। मानसी को लगा कि अंदर से कोई उमेट रहा है उसे। उसके बच्चे, उसके काजू किशमिश कितने पास हैं उसके। उससे हर गई ये सोचकर कि वह एक अनंत यात्रा पर जा रही है जहां से लौटना संभव नहीं है और उसके आसपास कोई नहीं है। वह उनकी एक दृष्टि को तरस रही है पर वो मिल नहीं पाती। ये एक यथार्थ है। दीप करना, दीप जलाना और फिर उसे रोशन करने के लिए समर्पित कर खुद एक अंधकार में गुम हो जाना। पूरे घर की हर एक चीज पर माँ के हस्ताक्षर हैं। मानसी का मन करता है कि उस हस्ताक्षर के हर बिंदु को समेटकर सहेज ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकती। शायद यहाँ रहती तो संभाल पाती। पापा ने घर बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया है जिसे वे अकेले संभाल सकें। उन्होंने कहा है कि वो अलमारी के अंदर रखा सब सामान अपने साथ ले जाए और कोई है जो अलमारी खरीदने के लिए तैयार है।
उसे कल शाम तक अलमारी खाली कर देना है। वे माँ की हर वस्तु दान करके शायद उन वस्तुओं से जुड़ी माँ की स्मृतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं जिन्हें वह सहेजना चाहती है। और जो काम हमें करना है उसकी जिम्मेदारी भावनात्मक स्तर पर हम किसी और को कैसे उड़ा सकते हैं। पापा कह रहे हैं कि उस अलमारी का इंतजाम करना है। अलमारी अचानक माँ का आकार ले लेती है। पहली बार उसे माँ से बिछुड़ने की एक विचित्र सी विरह की अनुभूति होती है जो तब भी नहीं हुई थी जब उनके जाने की खबर मिली थी। वह अलमारी से लिपट कर रोने लगी। पगला गई है, वह पौरा गई है। बेजान चीजों से जो मोह बांध ले वह भी ऐसा कि उसके बिछड़ने मात्र की कल्पना से किसी काम में मन न लगे तो पागलपन ही तो है। आज माँ नहीं, कल को और लोग बिना आहट उससे विदा ले लेंगे। और फिर कौन सा ऐसा सूत्र होगा जो उसमें हर साल 2 साल में यहाँ आने की लालसा भरा करेगा। वो अलमारी को बेचना नहीं चाहती, पर कहाँ से ढूंढ कर लाए वह शख्स जो उसकी अलमारी को हमेशा के लिए गोद ले सके।